सो आज हमने पढ़ना है अल्कोहल्स, जो कि CNS में 3rd चैप्टर है। इससे पहले हम सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़ चुके हैं, उसकी 2 वीडियोस बनी हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन कम ही आता है लेकिन आते हैं, तो इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इसकी क्लिनिकली इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। तो इसमें हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। अल्कोहल होती हैं 3 तरह की, एथेनॉल, मेथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आप इस टेबल को या जो भी चार्ट बना होता है इसको अच्छी तरह से देखें और इसको याद कर लें। एक दफ़ा इसको याद कर लें, फिर ही आप चैप्टर रीड करें, क्योंकि चैप्टर जब आप रीड करते हैं तो उसमें उन्होंने इसी के जो है वो नाम लेके बातें लिखी होती हैं। तो अगर आपको पता हो गया किस क्लासिफिकेशन की किस क्लास की बात हो रही है तो आपके लिए ईजी होता है। तो ये तो हमें पता है, एथेनॉल, मेथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल 3 तरह की अल्कोहल होती है। फिर वो ड्रग्स जो कि यूज़ होती हैं ट्रीट करने के लिए, अल्कोहल विड्रॉल, नहीं कोई इंसान अगर अल्कोहल छोड़ना चाहता है तो उसके लिए थायमीन है, और ये क्यों यूज़ होती है ये भी हम देखेंगे। सेडेटिव हिप्नोटिक्स, डायज़ेपाम, इसके हमने पिछले चैप्टर में यूजेस देखे, वहाँ पे एथेनॉल विड्रॉल हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर ट्रीट करने के लिए अल्कोहल डिपेंडेंस, तो उसमें हमने याद रखना DNA के निमोनिक से डाइसल्फिराम, नल्ट्राजोन, एकोम्प्रोसेट, ठीक है, DNA। ड्रग्स यूज टू ट्रीट एक्यूट मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन, इसमें एथेनॉल आ जाती है और एक फॉर्मीपेज़ोल आ जाती है, ठीक है। तो हम सोच रहे होंगे अगर आपके मेथनॉल की ट्रीटमेंट है, हमने एक और अल्कोहल दे रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि जो मेथनॉल की एंड प्रोडक्ट्स हैं या मेटाबोलाइट्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, तो इसलिए हम एथेनॉल दे देते हैं। इसको हम भी आगे पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो फार्माकोकाइनेटिक्स रैपिडली कम्प्लीटली हम इसमें तो कुछ भी नहीं करना। खैर आगे हम चलते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जो है ना अल्कोहल को डिग्रेड करने के 2 पाथवे होते हैं। एक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, एक होता है माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। ये दोनों एथेनॉल को बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में एथेनॉल लेते हैं तो ये वाला सिस्टम काम करता है और ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे करता है, और पहले ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, बाद में ज़ीरो ऑर्डर हो जाता है। यानी ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर हम दे रहे हैं तो ये वाला जो है वो करता है लो टू मॉडरेट डोज में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ये एंजाइम है जो कि अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है या हैवी अल्कोहल ले रहे हैं, तो 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो ये वाला सिस्टम आता है। और जो अल्कोहल की डिपेंडेंस होती है उसमें भी ये वाला सिस्टम होता है। और इसमें ये वाली बात है, इसमें देख लेते हैं फ्लो चार्ट में। तो ये आपके पास फ्लो चार्ट है, इसमें भी मुश्किल नहीं है। एथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड के अंदर, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है, यानी वो इससे हाइड्रोजन लेके इसको दे रहा है। तो NAD पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन निकल के इसको मिल गया तो NADH बन गया। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करने के लिए एंजाइम होता है फॉर्मीपिज़ोल। तो अगर ये नहीं होगा, मतलब अगर ये इनहिबिट नहीं हुआ तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। फिर एसिटाल्डिहाइड आगे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस से कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट के अंदर, इसमें भी जो है वो हाइड्रोजन इससे निकल के इसमें आ जाता है तो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इनहिबिट करने के लिए होता है डाइसल्फिराम। इसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल, हाइपोग्लाइसीमिक और सेफलोस्पोरिन, ये पैराग्राफ में लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पे लिख लें। अच्छा जी, तो बात यह है कि कुछ जो एशियंस हैं उनके अंदर ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, ठीक है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो एसिटाल्डिहाइड उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अगर वो एथेनॉल पीते हैं तो सारी बात है, एथेनॉल पियेंगे एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, एसिटाल्डिहाइड को आगे एसीटेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं होगा, जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा हो जाएगा और कुछ इफ़ेक्ट्स आएंगे, उसको हम कहते हैं डाइसल्फिराम रिएक्शन। उसमें क्या होगा, नोज़िया, फ्लशिंग रिएक्शन फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये होगा, ठीक है। उसके बाद इसके एक्यूट इफ़ेक्ट्स देखने हैं आपने CNS के ऊपर, वो क्या होते हैं। इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर हम 60 to 80 मिलीग्राम लेते हैं अल्कोहल तो हमारी ड्राइविंग इम्पेयरमेंट और एटेंसिया हो जाता है, यानी हम ड्राइविंग करने के काबिल नहीं रहते, हमारी विजन पे इफ़ेक्ट आता है, सिडेशन, स्लर्ड स्पीच, यानी कि हम फिर
ये वाले इफेक्ट्स हैं 60 से 80 पे आते हैं। अगर इसको आप डबल कर दें 120 से 160 तो ग्रॉस ड्रंकनेस हो जाएगी। फिर 300 से ज़्यादा अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर लें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा, सीवियस डिप्रेशन। 500 से ज़्यादा कर लें तो ये हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास इसके एक्यूट इफ़ेक्ट्स हैं CNS के ऊपर। और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये फैसिलिटेट करती है गाबा को एट गाबा ए। जैसे हमने बेंजोडाइज़पीन और बारबिचुरेट्स का पढ़ा था, इसी तरह ये भी गाबा को फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा ये ग्लूटामेट को इनहिबिट करती है। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, उसको इनहिबिट कर देती है, और जो गाबा इनहिबिटरी है उसको फैसिलिटेट करती है, यानी इन शॉर्ट ये इंक्रीज्ड इनहिबिशन प्रोड्यूस करती है। अदर ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट क्या होते हैं कि वैसोडाइलेशन होती है, हाइपोथर्मिया होता है। वैसोडाइलेशन से हीट लॉस होगी ना बॉडी से, तो हाइपोथर्मिया होगा। इसके क्रॉनिक इफेक्ट्स में टॉलरेंस है और डिपेंडेंस है। टॉलरेंस डेवलप होती है, CNS अडेप्ट हो जाता है, या फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा हो जाता है। माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम जो है वो इन एक्शन आ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहल लेते हैं। तो टॉलरेंस और डिपेंडेंस। फिर लीवर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, ये इसके इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हमने देखना है कि लॉस ऑफ फंक्शन होता है, फैटी चेंज आता है लीवर के अंदर। बेसिकली देखें ना, NAD में कन्वर्ट हो रहा है। NAD का सप्लाई बॉडी के अंदर ख़त्म हो रहा है। जब NAD का सप्लाई ख़त्म होगा तो बाकी रिएक्शन जिनको NAD चाहिए होता है वो नहीं हो पाएंगे, इसीलिए फैटी चेंज होता है। जो फैटी लीवर का पूरा टॉपिक हमने बायोकेम में पढ़ा था। फिर इरिवर्सिबल हेपेटाइटिस, सिरोसिस और अल्टीमेटली लीवर फेलियर हो जाता है। तो जहाँ भी लीवर के कोई मसला आता है ना, तो इसमें अल्कोहल को भी हमने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद GIT के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं कि GIT के ऊपर इरिटेशन होगी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ से ब्लीड होगा, फिर वहाँ पे स्कारिंग हो जाएगी। CNS इफेक्ट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि ना जो पेरिफ्रीज है ना बॉडी की, वहाँ न्यूरोपैथी होगी, यानी कि ना सेंसेशन लॉस होगी। उसको टच करेंगे तो फील नहीं होगा, जैसे डायबिटीज़ में भी हम देखते हैं और एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। तो थायमीन डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये भी बायोकेम में हमने पढ़ा था। तो इसमें 3 फीचर्स होते हैं, एक एटैक्सिया, कन्फ्यूजन और पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल। तो इसलिए हमने पढ़ा था कि थायमीन भी देते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में गाइनोकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी। कार्डियोवास्कुलर में ये बात नोट करने वाली है कि एक क्रोनिक एथेनॉल है और एक एक्यूट है। क्रोनिक के अंदर हाइपरटेंशन, एनीमिया और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही है। एक्यूट के अंदर बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं, यानी कि अगर हम एक्यूटली बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उसको हम कहते हैं बिंज ड्रिंकिंग। तो उसमें जो है वो अरिथमियाज होते हैं। इसके अलावा HDL का लेवल ज़्यादा होता है। अगर हम थोड़ी बहुत अल्कोहल मतलब पीते हैं 10 से 15 ग्राम, तो HDL का लेवल ज़्यादा होता है, और ये प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट क्रोनरी हार्ट डिजीज़। क्योंकि हमने इसके अदर इफेक्ट्स में क्या पढ़ा था कि ये वैसोडाइलेशन करता है। तो अगर किसी जगह वैसो कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई थ्रोम्बस फंसा हुआ है, तो वैसोडाइलेशन से वो मसला हल हो जाएगा। तो इतनी क्वांटिटी में अगर हम पर डे लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इसका एडिक्शन ज़्यादा होती है, तो फिर इसलिए इस्लाम में ये हराम है कि एडिक्शन, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वांटिटी के एडवर्स इफेक्ट्स ही हैं। फिर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है वो अगर अल्कोहल कंज्यूम करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो जो बेबी होगा उसके अंदर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा। उसमें क्या होगा कि टेरोटोजेनिक इफेक्ट होंगे, उसकी मेंटल रिटार्डेशन होगी, ग्रोथ डेफिशिएंसी होगी, माइक्रोसेफली, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द मिडफेस रीजन, नियोप्लेजिया, इम्यून सिस्टम, ये भी आप पढ़ लें। तो इसका ये निमोनिक था GIFT, गिफ्ट, NLEC, इस तरह से यह बस कुछ। GIT के ऊपर इफेक्ट है, इन्फ्लेमेशन है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, टॉलरेंस है, नियोप्लेजिया है, लिवर के ऊपर है, एंडोक्राइन है, और C से सीवियस है। तो ये सारी इफेक्ट्स आपने मेनली हेडिंग्स याद करनी है, थोड़ा बहुत अंदर से भी याद रखना है। ठीक है, इसको क्या हो गया है, फट गई है सारी बुक। अच्छा, आगे उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर जगह यही पढ़ते हैं कि वाइटल्स को चेक करना है। मेंटेनेंस ऑफ द वाइटल साइंस, इंट्रावीनस डेक्सट्रोज लगा दें क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रही है, कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है। तो उसके बाद हम थायमीन देंगे क्योंकि थायमीन की डेफिशिएंसी हो रही है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम से बचने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसके बाद अल्कोहल विड्रॉल के अंदर
ये लिखा हुआ है कि अगर हम अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, इंसोम्निया, ट्रेमर्स वगैरह होते हैं, इसमें इसका हम डायज़ेपाम देते हैं। तो अगर हमने अल्कोहलिज्म की एक्यूट ट्रीटमेंट करनी है ना, तो उसमें हम बेंजोडाइज़ेपिन देंगे और हम थायमीन देंगे, और क्रोनिक के अंदर नैल्ट्राजोन, डाइसल्फिराम और कॉम्प्रोस्टेट। अब ये हम देंगे क्यों? ये बात समझने वाली ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल डाइसल्फिराम की एग्जांपल लेते हैं। हमने पढ़ा था कि डाइसल्फिराम अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट कर रही है। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा हो जाएगा और नोज़िया और फ्लशिंग होगी। यानी जब वो इंसान अल्कोहल पिएगा और साथ वो डाइसल्फिराम भी ले लेता है तो उसको नोज़िया और फ्लशिंग आएगी। उसका अगली बार दिल नहीं करेगा अल्कोहल पीने को, क्योंकि उसके अल्कोहल पीने से उसकी तबीयत ख़राब होगी और उसको जो है वो फ्लशिंग वगैरह होगी। तो इसलिए इसको विड्रॉल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या थी, नैल्ट्राजोन, इसका ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये ओपियोइड से में हम पढ़ लें कि कॉम्प्रोस्टेट जो है वो NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब ये जो अल्कोहल है ये भी तो ग्लूटामेट को इनहिबिट कर रही थी ना, तो ये जो कॉम्प्रोस्टेट है वो भी ग्लूटामेट को इनहिबिट करेगी। तो वही इफेक्ट्स आएंगे जो अल्कोहल पीने से आते हैं, तो उसको अच्छी नहीं लगेगी अल्कोहल। ठीक है। फिर उसके बाद छोटे से टॉपिक के मैथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल। मैथनॉल ये अदर फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। ये ज़्यादा लेंगे तो इसका अंदर क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और इसके मेटाबॉलिज्म से एसिडोसिस होगी, क्योंकि एसिड बन रहा है, साथ में रेटिना डैमेज होगा। और अगर हम एथेनॉल देते हैं तो एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मैथनॉल के लिए जो NAD नहीं बचेगा। तो इसलिए हम इसके दे रहे हैं कि एथेनॉल दे दें, एसिटाल्डिहाइड बन जाए, लेकिन मैथनॉल से ये रेटिनल डैमेज और ये सब कुछ ना हो सके। फिर इथाइलिन ग्लाइकोल को नेगेटिव करने के लिए फॉर्मिपिज़ोल देते हैं, जो कि हम इसके लिए भी देते थे, जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करता था। ये ऑक्सैलिक एसिड भी बन जाएगा और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाता है इसका मेटाबॉलिज्म, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये हमारा 12 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसके भी आप MCQs देख लें और इसमें ये देखें कि ये रीड कर लें। और एक्यूट अल्कोहल के अंदर हम थायमीन, डायज़ेपाम देते हैं जो कि बेंजोडाइज़ेपिन है। फिर हम जो है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की ट्रीटमेंट में नैल्ट्राजोन, कॉम्प्रोस्टेट, डाइसल्फिराम देते हैं। फॉर्मिपिज़ोल जो कि एंटागोनिस्ट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस का, मैथनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में यूज़ होता है। तो ये हमारा सारा अल्कोहल का चैप्टर है। थैंक यू सो मच।